नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी, विदेश भेजने वाला फर्जी एजेंट गिरफ्तार। न्यायालय के आदेशों के बाद होगी एचटेट परीक्षा आयोजित, कहा पवन कुमार ने। भिवानी जिले का घटता लिंगानुपात चिंता का विषय, कहा डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। सरसों की फसल पर सफेद रतवा रोग की दस्तक, विशेषज्ञों ने समय पर उपचार की दी सलाह। वेद प्रचार व नशा मुक्ति यात्रा का भिवानी में भव्य आगमन, प्राकृतिक खेती का दिया संदेश। मनरेगा बदलकर 26 करोड़ गरीबों की रोजी छीन रही केंद्र सरकार, कहा रावदान सिंह ने। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर जाल में फंसे भारतीय बेरोजगारों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले एक फर्जी एजेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को बैंकॉक के रास्ते म्यांमार पहुंचाता था। यहाँ चीनी कंपनियां युवाओं को बंधक बनाकर उनसे साइबर क्राइम का काम करवाती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों से ठगी करवाई जाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग भी रडार पर हैं। साइबर पुलिस ने युवाओं और उनके परिजनों से फर्जी एजेंटों से सावधान रहने की अपील की। साइबर क्राइम थाना के एएसआई प्रदीप ने बताया कि म्यांमार से डिपोर्ट होकर आए रतेरा गांव निवासी अंकुश ने 9 जनवरी को थाना साइबर क्राइम भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के आधार पर हिसार के गांव बगला निवासी युवक को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी म्यांमार में रहकर आया था और साइबर फ्रॉड करवाने वाली चाइना की कंपनी के संपर्क में था। आरोपी के माध्यम से पुलिस अब उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने का प्रयास में जुटी है। साथ ही अपील कर रही है कि विदेश भेजने के लिए किसी अनजान व्यक्ति या फर्जी एजेंट के झांसे में न आकर देश की एम्बेसी व अधिकृत माध्यमों से ही संपर्क करें। अंशुल नाम का एक लड़का था, रतेरा का रहने वाला था, जिसने भाई दिनांक 9/1/2026 को आकर बताया कि एजेंटों के द्वारा विदेश में भेजा जाता है। उनको बरगला कर और जो है वहाँ पर बैंकॉक से म्यांमार के लिए वहाँ डाटा ऑपरेटर की नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। और वहाँ पर चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा उनसे क्या नाम है फेसबुक एडिटिंग करवा कर और इंस्टाग्राम पर फेक कॉल करवा कर चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा उनसे फ्रॉड का काम करवाया जाता था। तो उसमें एक एजेंट है जो सोनू नाम का व्यक्ति है, बगला हिसार का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ करके इसको जुडिशल करवाया गया है और उसने बतलाया है कि उसमें कुछ आरोपी और हैं, उनके लिए अभी तफ्तीश की जा रही है। उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है उनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। आरोपी जो है वो भी क्या इसी झांसे में फंसा था? नहीं, वो पहले गया था वहाँ पे इसने अपनी सेटिंग वगैरह की थी, पहले वहाँ जाके मिल के आया है लोगों से पहले भी जो है ना। वहाँ पर इनका अच्छा खासा जो है चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने साइबर फ्रॉड का काम कर रखा है वहाँ। तो कितने के लोग हो सकते, कब तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? अभी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा इनको। इसमें 2-3 लड़के इसी के गांव के रहने वाले हैं, तो उनको भी पूछताछ के लिए बुलाकर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली एचटेट परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ी जानकारी सामने आई। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि परीक्षा से जुड़ी सभी प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एचटेट परीक्षा का आयोजन माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद ही किया जाएगा। अनुमान है कि परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में करवाई जा सकती है। इसके लिए 31 जनवरी और 1 फरवरी को संभावित तिथियों के रूप में देखा जा रहा है। इस बार एचटेट परीक्षा के लिए करीब 2,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 17 व 18 जनवरी को एचटेट परीक्षा घोषित की गई थी, लेकिन कुछ कानूनी कारणों के चलते परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार परीक्षा तिथि को लेकर असमंजस में थे। एचटेट परीक्षा के लिए इस बार करीब 2,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतने बड़े स्तर पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम, प्रश्न पत्रों को गोपनीयता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि न्यायालय से हरी झंडी मिलते ही परीक्षा तिथि की आधिकारिक घोषणा तुरंत दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें। आप और हम सभी जानते हैं कि एचटेट 2025 जो संभावित परीक्षा हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कंडक्ट करवानी है, उसकी लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसमें पीएसयू के थ्रू फार्म वगैरह भरवा लिए गए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इसमें फार्म भर चुके हैं और संभावित परीक्षा तिथियाँ अभी शिक्षा निदेशालय से जल्दी ही अपने को मतलब दे दी जाएंगी। जहाँ तक कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसकी संभावना है। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी तैयारी अपडेट रखें और टाइम टू टाइम जो हरियाणा दल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट है उसे विजिट करते रहें और साथ साथ में जो अन्य सोशल मीडिया है या जो मीडिया के द्वारा समाचार समय समय पर पहुंचाए जा रहे हैं उसके संपर्क में रहें। ये जैसा कि आपने अपने क्वेश्चन में खुद ही बताया, अफवाह हैं, अफवाह के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये तो एक तरह से प्रज्यूम करके चलता है इंसान कि भाई आगे एग्ज़ाम है फरवरी में, मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम चलेंगे, फिर उनकी इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, रिजल्ट वगैरह होगा। ये डिपेंड करता है शिक्षा निदेशालय पर, क्योंकि यदि हम मई जून जुलाई तक एचटेट 2025 की परीक्षा को लेकर जाते हैं तो ठीक यही परिस्थितियाँ फिर 2026 एचटेट जो कंडक्ट करवाना उसके लिए हो जाएंगी। भिवानी के नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ऑफिस में घटता लिंगानुपात समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय को लेकर जिले भर के सभी चिकित्सकों की मासिक मीटिंग हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि इसके लिए समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों पर एमओ, एसएमओ, जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि लड़का लड़की के भेदभाव और भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सामूहिक जिम्मेदारी निभानी होगी। भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कर्मचारी, सीएचओ और एमएचडब्ल्यू कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने गांवों के सरपंचों से आह्वान किया कि गांव के सरपंच, रिटायर्ड कर्मचारी, पंच, पार्षदों व अन्य जिम्मेवार नागरिकों की एक युवा टीम तैयार करें। वह टीम अपना दायित्व निभाए ताकि समाज में फैली कुरीतियां जैसे लैंगिक भेदभाव, नशे की दवाई बेचने वाले, भ्रूण हत्या और अन्य कुरीतियों को दूर किया जा सके। उन्होंने सख्त आदेश देते हुए कहा कि अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वाले मेडिकल संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि ऐसे व्यक्ति की शिकायत के लिए आमजन स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों से सीधा संपर्क करें, शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जिसमें हमने एसएमओ जो सीएचसी इंचार्ज है और एसडीएच के इंचार्ज बुलाए गए थे, जिसमें हमारे हेल्थ सर्विसेज के जो केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उनको रिव्यू किया जाता है। जो टारगेट दिए गए हैं वो ठीक अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको पोर्टल पे एंट्री हो रही है कि नहीं, सभी फैसिलिटीज में दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि नहीं, सभी फैसिलिटीज में डायग्नोस्टिक सर्विस ठीक है कि नहीं, तो सभी का रिव्यू किया जाता है। और हर जो सीएचसी का इंचार्ज वो आम सब सेंटर से लेकर पीएचसी और पूरी सीएचसी की पीपीटी के द्वारा वो अपनी प्रेजेंटेशन करता है। जो उसमें कमियां होती है उसको सुधार करने के लिए उसको टाइम दिया जाता है और नेक्स्ट मीटिंग में उसको रिव्यू किया जाता है। इस प्रकार जो हमारी जो रिव्यूइंग, सुपरविजन और मॉनिटरिंग का जो वर्क होता है वो महीने में एक बार किया जाता है। और हम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हर मंगलवार को हम रिव्यू मीटिंग करते हैं कि जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन है, नोडल अफसर है, वो अपने विभाग में क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके भी रिव्यू किया जाता है। इसमें बजट कितना आया है, कितना खर्च हुआ है और कितना हमें पेंडिंग है, इसके बारे में भी सारी फाइनेंशियल लेकर के फिजिकल डाटा की भी अचीवमेंट रिव्यू होती है। हमने जो सेक्स रेशो बढ़ाने के लिए हमने जितने भी हमारे जैसे कि 312 गांव है, उन 312 गांवों में कुछ गांव ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशो कम है, उनको चिन्हित कर दिया गया है और उनको चिन्हित करके हमने वह गांव पर और प्रोमिनेंट जगह पर उनको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। दूसरा, वहां पर स्कूल और आंगनवाड़ी और पंचायत की सहायता से वहाँ अवेयरनेस भी हम आईसी एक्टिविटीज के द्वारा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा और अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में जो सेक्स रेशो कम है
उनको बताया जाए कि लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि लड़की होती है। और हमें जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनमें डकॉय ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अगर कोई किसी में डकॉय ऑपरेशन के दौरान कोई अनियमितता मिलती है तो उसको विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे कि हमने 8 जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिसमें अनियमितता मिली है। भिवानी जिले में सरसों की फसल पर रोग का खतरा मंडराने लगा है। जिले के कई गांवों में सरसों में सफेद रतवा यानी व्हाइट रस्ट बीमारी की दस्तक सामने आई है। कृषि विज्ञान केंद्र की टीम द्वारा किए गए सर्वे में इसके शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा मौसम, कम तापमान और अधिक नमी इस बीमारी के फैलने के लिए अनुकूल है। समय पर उपचार न किया जाए तो सरसों की पैदावार में 25 से 30% तक का नुकसान हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सतर्क रहने और लगातार फसल की निगरानी करने की सलाह दी। साथ ही बीमारी के लक्षण दिखते ही तुरंत दवा का छिड़काव करने की अपील की गई है। भिवानी जिले में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक सरसों की बिजाई की है, जबकि सरसों में सफेद रतवा ने दस्तक दे दी है। कृषि विज्ञान केंद्र की टीम ने गांवों में जाकर सर्वे किया तो सरसों में इसके लक्षण दिखे, जिसके बाद विशेषज्ञों ने सलाह दी कि किसान समय रहते इसका उपचार करें। भिवानी के कृषि विज्ञान केंद्र की जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनू ने कहा कि जिस हिसाब से मौसम चल रहा है, फिलहाल तापमान कम है और नमी ज्यादा है। इस तरह के मौसम की परिस्थिति सरसों में बीमारियां बढ़ने के संकेत साफ दिखाई दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरसों का पत्ता पलटकर देखेंगे तो सबसे पहले नीचे वाले पत्तों पर सफेद रंग का प्लास्टर चढ़ा दिखाई देगा। वह शुरुआती लक्षण है। यह लक्षण नियंत्रित नहीं करते हैं तो आगे चलकर फूल व फलियों तक पहुंचकर पैदावार को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी आने से पहले यही सावधानी है कि किसान खेत में निरंतर निगरानी रखें। निरीक्षण के दौरान किसी बीमारी या कीट के लक्षण दिखें तो तुरंत कृषि अधिकारी या फिर कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करके निदान कर सकते हैं। कि जो तापमान है वो काफ़ी कम है और नमी वातावरण में ज़्यादा है, तो इस तरह का जो मौसम की स्थितियां हैं वो एक तो सरसों में और चने में, और तो इसमें बीमारियां बढ़ने के संकेत हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सरसों जो हमारी हरियाणा प्रदेश की मुख्य फसल है रबी की, तो उसमें जो सफ़ेद रतुआ है, वाइट रस्ट हम जिसको बोलते हैं, वो आ सकता है और आ भी रहा है। जो हमने सर्वे किया है कुछ गाँवों में, तो उसमें क्या है, जब आप पत्ता पलट के देखोगे सरसों का तो सबसे पहले जो नीचे वाले पत्ते हैं उस पे आपको सफ़ेद सफ़ेद रंग का प्लास्टर सा जमा हुआ दिखेगा, तो वो उसकी शुरुआती लक्षण है। और अगर ये लक्षण हम कंट्रोल नहीं करते तो ये आगे बढ़ के और जो हमारे जैसे फूल बन गए हैं और फलियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं सरसों में, तो उस तक जाके और ये हमारी जो पैदावार है उसको भी कम कर सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें जो बीमारी के लक्षण जैसे ही हमें दिखते हैं तो मैंकोजेब दवाई का 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 200 से 250 लीटर पानी में इसका घोल बना के और छिड़काव करना है। ये 1 एकड़ की दवाई है और मतलब ये लक्षण दिखते ही हमें स्प्रे करना है। अगर हमने ज़्यादा देर कर दी तो ये फिर फ्लावर तक पहुँच के, फूलों तक पहुँच के और फिर ये नुकसान करेगा। तो इसका टाइम कितना मिल पाता है, कैसे? जैसा मैंने बताया कि अगर शुरुआती अवस्था में ही इसको हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये पैदावार पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इसको हम शुरुआती अवस्था में कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये फूलों पे जाके और आप देखेंगे कि फूल मुड़ने शुरू हो जाते हैं फिर, और फलियों पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो फलियों में दाने नहीं बनेंगे फिर, तो उससे पैदावार पे जो है वो 25 से 30% हमारा नुकसान होगा। तो इसलिए शुरुआती अवस्था में ही लक्षण देखते ही इसका में जो मैंकोजेब दवाई, मौसम इसके अगर अनुकूल होगा तो ये बीमारी आएगी, अगर मौसम इसके अनुकूल नहीं होगा तो ये बीमारी नहीं आएगी। जैसे अब तापमान कम है तो इसी मौसम में ही आती है ये बीमारी, पहले भी नहीं आएगी और बाद में जैसे फरवरी में तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा तो भी ये बीमारी नहीं आएगी। तो मौसम को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जैसे ही हमें इसके लक्षण दिखाई देंगे तो हम स्प्रे कर सकते हैं इसका। बीमारी आने से पहले की सावधानी ये है कि आप निरंतर अपने खेत में निगरानी रखें कि भाई हम देखते रहें अपने खेत में, ये नहीं है कि उसको बो दिया और छोड़ दिया हमने। तो निरंतर उस खेत में निगरानी रखें कि कोई पौधा लक्षण तो नहीं दिखा रहा किसी तरह के, जैसे पीलापन है किसी में, कोई हमें जैसे अभी पीछे क्या हो रहा था जब तापमान कम था 10-12 दिन पहले, तो सरसों में ही पत्ते जो हैं वो टाइट हो गए थे, लेदरी जिसको हम बोलते हैं, और किनारे से वो पीले हो रहे थे। तो किसानों ने वो अंधाधुंध उसमें कई जगह पे स्प्रे किए कि भाई इसमें नाइट्रोजन की कमी होगी, इसमें जिंक की कमी होगी, लेकिन वो क्या था, वो पोटाश की कमी होती है। पोटाश की कमी
कब होती है, जब तापमान कम होगा तो पोटाश नीचे लीच डाउन कर जाता है, नीचे चला जाता है वो पौधे से धरती में, तो वो पौधे में उसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही अभी तापमान बढ़ा है 2-4 दिन में, तो वो क्या है, वो पोटाश ऊपर आ जाता है दोबारा पौधे में, और वो जो है, जो लक्षण दिखा रहा था, सिम्टम दिखा रहा था, वो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधानों में निकाली जा रही वेद प्रचार नशा मुक्ति एवं प्राकृतिक कृषि संरक्षण यात्रा अपने तीसरे दिन भिवानी पहुंची। स्वामी सच्चिदानंद के नेतृत्व में पहुंची इस यात्रा का शहर वासियों, आर्य समाज के पदाधिकारियों, किसानों और युवाओं ने भव्य स्वागत किया। यात्रा का उद्देश्य समाज को वैदिक जीवन शैली, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने रासायनिक खेती से मिट्टी की सेहत को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। वहीं युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनने का आह्वान किया गया। वेद प्रचार नशा मुक्ति एवं प्राकृतिक कृषि संरक्षण यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को वैदिक जीवन शैली, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करना है। आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान उमेश शर्मा आर्य ने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरता लगातार गिर रही है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ रही है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने गो आधारित प्राकृतिक कृषि, गोबर गौमूत्र से बनी खाद और देसी बीजों के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यही खेती आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार है। यात्रा के दौरान गांव-गांव और शहरों में यज्ञ, योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। यह यात्रा मकर संक्रांति के पावन पर्व 14 जनवरी से पांडवाण गांव से प्रारंभ हुई, चरखी दादरी जिले के, और ये अपने भिवानी और चरखी दादरी दोनों जिलों से होते हुए अंतिम स्थान, इसका अंतिम पड़ाव पांडवाण में ही सर्वहित साधना न्यास की भूमि रहेगी। वहाँ पर 100 कुंडीय जो हमारे स्वामी श्रद्धानंद, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान वर्ष है ये 100वां, तो उनकी श्रद्धांजलि के लिए हम 100 कुंडीय हवन 15 फरवरी को रखा है हमने। और यह यात्रा गांव-गांव और शहर-शहर होते हुए चरखी दादरी और भिवानी जिले में प्राकृतिक खेती संरक्षण, नशा मुक्ति, पर्यावरण शुद्धि और वेद प्रचार का संदेश लेकर जा रही है। हम देखते हैं कि आज तरह तरह का प्रदूषण, एक वायु प्रदूषण तो सभी को पता है, लेकिन आज जो प्रदूषण तरह तरह का बढ़ा हुआ है, वैचारिक प्रदूषण, उसके लिए हमने वेद प्रचार, वेद यानी ज्ञान का प्रचार, ये इस यात्रा का माध्यम है। उसके बाद जो नशा आज समाज में फैल रहा है, जो शारीरिक प्रदूषण कर रहा है हमारे युवाओं का, तो उस नशा मुक्ति के संदेश को लेकर भी हम इस यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं। उसके बाद जो हमारी, जिसको हम धरती माता कहते हैं, उसका भी प्रदूषण निरंतर बढ़ रहा है, उसका शोषण कर रहे हैं हम, यूरिया DAP डाल कर धीरे धीरे धरती बंजर होती जा रही है और खान पान हमारा बिगड़ चुका है। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती किस प्रकार की जाए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का ये अभियान वहाँ से आरंभ हुआ था, एक हमारे लिए उदाहरण है गुरुकुल कुरुक्षेत्र प्राकृतिक खेती का। तो वहाँ से ये संदेश अब हम लेके चल रहे हैं। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। आज हमारे देश के अंदर नहीं, विदेशों के अंदर भी आर्य समाज का मतलब ही एक है, हमारा वातावरण शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा खान पान शुद्ध हो और हमारा आचरण शुद्ध हो। ये आर्य समाज के द्वारा हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ये प्रचार प्रसार, इस जन जागरण को जगाने के लिए आर्य समाज के जितने भी विद्वान, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी सरस्वती जी, और आज हमारे साथ सामने ये महाराज जी आए हैं, ये एक अग्नि की ज्योति लेके, और आज से 2 साल पहले आपके भिवानी में राधा स्वामी सत्संग भवन में एक यज्ञ सम्राट धर्मगुरु के द्वारा 108 कुंडीय महायज्ञ का भी आयोजन हुआ था। उसके अंदर यहाँ गुजरात के गवर्नर साहब आचार्य जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी यहाँ की जनता को एक पर्यावरण शुद्धि के लिए, और दूसरा नशा मुक्ति के लिए, तीसरा ये जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो अभी महाराज जी ने बताया कि हमारी धरती बंजर होती जा रही है,
जिसको हम खुद करने लग रहे हैं। अगर हम इस खाद से और इस यूरिया से बचेंगे ना, तो हमारी जो ये स्वास्थ्य की बीमारियां जो फैल रही हैं वो भी कम होएंगी। इस यात्रा का एक सबसे बड़ा नशा मुक्ति, दूसरा जो है प्राकृतिक खेती। आज आप देखेंगे कि यूरिया डाल करके एक खेत के अंदर जो है 10-10 कट्टे यूरिया के डालते हैं, और उससे समाज के अंदर कैंसर इतनी बढ़ गई है। आप किसी को भी देखो, हर कैंसर का मरीज। पंजाब से तो एक कैंसर ट्रेन चल रही है। उस सारी चीजों का क्या कारण है? ये हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, एक बहुत अच्छी स्टेट जिसके अंदर नवयुवक तगड़े होते थे, पहलवान होते थे, और जो है किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती थी, उस स्टेट के अंदर जो है इस प्रकार से कैंसर जो है फैल रहा है। उसका कारण है कि ये जो है यूरिया, डीएपी किसान लोग उसके अंदर डालते हैं फसल बढ़ाने के लिए। उन सबको जो है हम ये प्रेरणा दे रहे हैं कि गोबर की मतलब खाद डालें, गौ माता को पालें। ये प्रधान आर्य समाज घंटाघर भिवानी आज एक स्वामी सच्चिदानंद जी सरस्वती के सानिध्य में एक यज्ञ यात्रा और एक प्रचार यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। ये 1 महीने का जो कार्यक्रम है दादरी भिवानी जिले के लिए, अब ये निमड़ी वाली से होती हुई यह आज यज्ञ यात्रा एक संदेश लेकर के चल रही है। प्राकृतिक खेती और नशा मुक्त हरियाणा और पर्यावरण शुद्धि, इस उद्देश्य को लेकर के आज पूरे भिवानी शहर के कोने कोने में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में जाकर के इस बात का संदेश देगी। और हलवासिया स्कूल में होती हुई विकास नगर, एमसी कॉलोनी, भारत नगर, कृष्णा कॉलोनी, पुराने हाउसिंग बोर्ड आदि में जो मुख्य जो कॉलोनियां हैं उसमें ये प्रचार यात्रा और भजनोपदेशक के माध्यम से भी बच्चों में, युवकों में नशा मुक्त हरियाणा की तरफ यह केंद्रित रहेगी। और इसके बाद कल का इनका जो रूट रहेगा वो लोहानी और जुई और उसके बाद लोहारू में आगे बढ़ेगी। सायकालीन आर्य समाज कृष्णनगर में भी इनका कार्यक्रम 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि ये यात्रा अपने उद्देश्य को लेकर के सफल रहेगी। ये पर्यावरण शुद्धि को लेकर ये जो यज्ञ यात्रा है, ये तभी सार्थक होगी तब हम सब एकजुट होकर आज ये प्रण ले कि हमें पर्यावरण शुद्धि को करने में और नशा मुक्ति को करने में अपना योगदान दें। पूर्व सीपीएम एवं जिला प्रभारी रावदान सिंह ने मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों के काम के अधिकार पर सीधा प्रहार कर रही है। रावदान सिंह ने कहा कि नियमों में बदलाव कर मनरेगा की मूल भावना को खत्म किया जा रहा है। उनका दावा है कि इन फैसलों से करीब 26 करोड़ गरीबों की रोजी पर संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सरकार के 125 दिन रोजगार देने के दावे को जुमला बताया। रावदान सिंह ने चेतावनी दी कि मनरेगा से जुड़े जन विरोधी फैसलों के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। पूर्व सीपीएम एवं जिला प्रभारी रावदान सिंह ने कहा कि मनरेगा ने देश के करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया, लेकिन अब नाम बदलने और नियमों में बदलाव के जरिए सरकार इसकी आत्मा को खत्म करना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि इन बदलावों से करीब 26 करोड़ लोगों का निवाला छीना जाएगा, जिससे गरीब और गरीब होता जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में वन मैन शो चल रहा है, जहां फैसला एक व्यक्ति के इशारे पर लिए जा रहे हैं और उनका फायदा केवल चंद पूंजीपतियों को पहुंच रहा है, जबकि गरीब जनता पिस रही है। जहाँ तक समझ पाया हूँ कि सरकार की नीति और नीयत में ये है कि इस मनरेगा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। उसका जरिया यही है और इसलिए उन्होंने जो बिल पास किया है, जिस बात पे आज बात आई है सामने, उसका 4 बड़े बड़े ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। हम जो है ना इनसे चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मजदूरी की गारंटी हो, काम की गारंटी हो और जिम्मेवारी की गारंटी हो। दूसरा यह है कि जो बदलाव इन्होंने किए हैं उनको एज इट इज वापस किया जाए। और तीसरा जो संवैधानिक मजदूरी की गारंटी है, विश्वास है, वो एज इट इज रखा जाए। और चौथा मिनिमम जो आप देते हैं उसके अंदर वेजेस वो 400 रुपये हो, क्योंकि अब इन्होंने 100 दिन काम के हमारे पास गारंटी के होते थे, वो आज गारंटी नहीं है आपकी कोई।
कहने के लिए तो इन्होंने कह दिया कि आपको 125 दिन देंगे, 100 दिन की बजाय 125 दिन देंगे, लेकिन गारंटी आपकी एक दिन की भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली है, जब गारंटी एक दिन की भी नहीं है तो आप चाहे 125 दिन कह दें या इसे बढ़ा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 100 के 100 दिन के काम की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की होती थी। जो भी पैसा दिया जाता था केंद्र सरकार से आता था। अब इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है कि 60 दिन तो केंद्र सरकार देगी, 60% तो, और 40% प्रदेश सरकार देगी। अब प्रदेश सरकारों का सिस्टम आप जानते हैं, बहुत सी ऐसी प्रदेश सरकारें हैं जिनके ऊपर आर्थिक वजन अपना पहले ही इतना है, वो इस वजन को नहीं सहन कर सकती। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप इस सारे कार्यक्रम को ध्वस्त करके और इस बात को मनरेगा को आप करना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, नाना 40% स्टेट देगा, 12 देगा केंद्र के पैसे। 2 नंबर में जाओ। पहले भी मनरेगा का मैं ये बताता हूँ, कई बार ऐसा होता था कि रूम में कर लेंगे 2 नंबर मजदूरों को कभी कुछ पोर्टल लगा दिया, कहीं नेट नहीं है, कहीं कुछ और है, कोई बायोमेट्रिक है, कुछ है। ये सारी चीजें हैं, ये केवल और केवल गरीब मजदूर को तंग करने के लिए। और 400 रुपये प्रतिदिन और 100 दिन का पूरे साल में मिलना, क्या ये बहुत ज्यादा हो गया? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी साइबर पुलिस की बड़ी कामयाबी, विदेश भेजने वाला फर्जी एजेंट गिरफ्तार। न्यायालय के आदेशों के बाद होगी एचटेट परीक्षा आयोजित, कहा पवन कुमार ने। भिवानी जिले का घटता लिंगानुपात चिंता का विषय, कहा डॉक्टर रघुबीर शांडिल्य ने। सरसों की फसल पर सफेद रत्वा रोग की दस्तक, विशेषज्ञों ने समय पर उपचार की दी सलाह। वेद प्रचार व नशा मुक्ति यात्रा का भिवानी में भव्य आगमन, प्राकृतिक खेती का दिया संदेश। मनरेगा बदलकर 26 करोड़ गरीबों की रोजी छीन रही केंद्र सरकार, कहा राव दान सिंह ने। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।